कहानियाँ हमें बड़ी करती है। बचपन में राजा रानी की कहानियों से, किशोर अवस्था में फिक्शन, ड्रामा और रोमांस से, बुढ़ापे में बायोग्राफी और पौराणिक कथाओं तक हम इनके साथ बड़े होते हैं। कुछ कहानियाँ हमें यूँ छू जाती है कि हमारे दिल में बस जाती है, क्योंकि उनमें हम खुद को देख पाते हैं। इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, और आज की कहानी होगी पर्दे। अंतिम क्षणों में जब जीवन के पर्दे नीचे है, यह जीवन है जो सताया जा रहा है, मृत्यु से नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो सोचता है, आम आदमी के जीवन में वो हर पल कुछ ना कुछ दिखावा करने के लिए संघर्ष करता है। खुद की पहचान भूलकर खुद को प्रश्न करने लगता है कि उसने क्या कमाया। इसी जीवन के रूबिक्स क्यूब के समाधान को खोजते हुए, जहाँ हर बिंद हर रिश्ते से मिलते हुए, अलग अलग समझ से जुड़े हुए, उनमें से प्रत्येक पूरी तरह उम्मीदों से भरे हुए। वो समाज को दोष नहीं देता, वो कभी न भूलने की प्रथा के प्रतीक प्रवृत्ति रखता है। जो भी कुछ सिखाया गया है, मृत्यु तक दूसरों को महान मानने के लिए। इन शब्दों को अपनी नींद में सुनकर अभय अचानक अपनी नींद से उठा। फिर से यही कविता मेरी नींद में सुनाई दे रही है। वो अपने बिस्तर से उठा और मुंह धोने चला गया। कुछ रातों से अभय को नींद में यही कविता बार बार सुनाई देती। मुंह धोकर तौलिए से अपना मुंह पोंछते पोंछते उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:30 बज चुके थे। सुबह होने में अभी बहुत देर थी। अगर सुबह के 4 साढ़े 4 बजे होते तो वो एक्सरसाइज करने चला गया होता, लेकिन घड़ी में टाइम देखकर वो फिर से सोने चला गया। रात के 2:15 बज चुके थे। वो अपने बिस्तर की करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे अभी भी नींद नहीं आई थी। घड़ी के कांटे की टीक टीक आवाज उसे सोने ही नहीं देती। फिर भी उसने सोने का प्रयास किया। कुछ देर बाद सोने की नाकामयाब कोशिश के कारण वो तंग होकर अपनी कमरे से बाहर टहलने चला गया। अंधेरी रात थी। कल रात के बजाय आज रात जरा ज्यादा ठंड हो रही थी। वो अपना स्वेटर लाना भूल गया था। चलते चलते वो इतनी दूर आ गया था कि अब वापस घर जाकर स्वेटर लाना उसे थकानजनक काम लगा। इसलिए उसने अपनी ठंड से ठंडे पड़े हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल दिए। कई महीनों बाद आज अभय इतनी रात को टहलने आया था। रास्ते सुनसान थे। बहुत कम दुकानें खुली हुई थी, और उन दुकानों पर कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां बातें करते और कुछ पढ़ रहे थे। सुबह के मामले रात में इन दुकानों पर जो शांति थी, उस शांति को तो अभय भूल सा गया था। चलते चलते रात की हल्की चहल पहल में विद्यार्थियों को अपने कॉलेज यूनिफॉर्म में देखते अभय को उन दिनों की याद आ गई जब वो खुद कॉलेज में पढ़ता था। वही कॉलेज के दिन जिन्होंने उसे दुनिया को अलग नज़रिए से देखना सिखाया। वही कॉलेज के दिन जब वो अपनी नींद में आने वाली कविता से पहली बार रूबरू हुआ। वो फिर से उसी कविता के बारे में सोचने लगा। अंतिम क्षणों में जब मृत्यु के पर्दे नीचे है, यह जीवन है जो सताया जा रहा है। बेटा अभय, कैसे हो? तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ अभय के कान पर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आवाज़ एक बूढ़ा आदमी दे रहा था। उस आदमी को देखते ही अभय मुस्कुराया। उस व्यक्ति ने कहा, कहाँ हो तुम आजकल? कभी दिखते ही नहीं। बहुत टाइम बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और यूँ इतनी देर रात को घूमते हुए। वो आदमी तिवारी जी थे। तिवारी जी और उसकी बहुत जान पहचान थी। तिवारी जी उसे कॉलेज के दिनों से जानते थे। तिवारी जी की कॉफ़ी की शॉप थी। अभय के कॉलेज के विद्यार्थी जब भी रात को पढ़ते पढ़ते थक जाते तो बाहर टहलने आकर तिवारी जी की कॉफ़ी की शॉप से कॉफ़ी पीना कभी नहीं भूलते। अभय ने खुद अपने कॉलेज के दिनों में कई रातें जागकर यूँ बाहर टहलने आकर ठंडी ठंडी रात में तिवारी जी के कॉफ़ी के मज़े उड़ाए थे।
अपने कॉलेज के दिनों की याद में डूबे हुए अभय को तिवारी जी ने फिर से एक आवाज़ लगाई। ये लो तुम्हारी कॉफ़ी, उन्होंने कहा। धन्यवाद कहकर कॉफ़ी लेकर अभय दूसरी तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था, तब उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। अरे अभय, वैसे तुम्हारी नाटक मंडली कैसे चल रही है? अभी भी काम करते हो ना उसमें? अच्छी ही चल रही होगी, तुम तो स्टार थे उस नाटक मंडली के। नाटक मंडली का नाम सुनते ही उसके मुंह का खिलखिलापन मिट सा गया, पर फिर भी वो हंसकर बोला, अच्छी चल रही है काका। तिवारी जी के हाथ से कॉफ़ी का कप लेकर वो एक पेड़ के बेंच के नीचे बैठ गया। तिवारी जी की कही हुई बात से उसका चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था। सोचते सोचते गरम गरम कॉफ़ी पीते हुए उसे वो शब्द फिर से सुनाई देने लगे। अंतिम क्षणों में वो पहली कविता थी जो उसने लिखी थी और सबके सामने बड़ी हिम्मत कर कर उसने स्टेज पर सुनाई। उसे स्टेज फियर था और इसी कविता और अभिनव के प्रेम से वो उस कमजोरी पर मात दे सका। दरअसल बात है उसके कॉलेज के सेकेंड ईयर के समय की, जब वो हर रोज की तरह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कविताएं लिख रहा था। उसे कविताएं लिखना बचपन से ही पसंद था, लेकिन उसे स्टेज फियर होने के कारण वो कविताएं बचपन से सिर्फ उसके कॉपी के पन्नों में ही रह गई थी। उस दिन जब वो रोज की तरह कविताएं लिख रहा था तो उसे जोर जोर से मैदान से आवाजें आने लगी। जब उसने उधर जाके देखा तो वहाँ उसके कॉलेज के फेमस ड्रामा कंपनी यानी कि नाटक मंडली परफॉर्म कर रहे थे। उसने उस नाटक कंपनी के बारे में सिर्फ पहले पढ़ा और सुना ही था, लेकिन उस दिन उस मंडली की कला, सहजता, निर्देशन और कलाकारों से वो इतना प्रभावित हो गया था कि उसने फौरन ही उस नाटक मंडली में अप्लाई करने के बारे में सोचा। उसने नाटक मंडली को ज्वाइन करने के लिए अपने माता पिता से इजाज़त मिलने के लिए बहुत परिश्रम किए थे। हालांकि अपने स्टेज फियर के कारण उसे लगा वो सिर्फ कविताएं और कहानियां लिखेगा और दूसरे कलाकार उसकी कविताएं और कहानियां मंच पर सादर करेंगे। इसी के साथ वो मंडली की मदद कर पाएगा। लेकिन समय बीतते बीतते उसे पता ही नहीं चला कि वो पर्दे के पीछे कहानियां लिखते लिखते मंच पर उन कहानियों को प्रस्तुत करने वाला कलाकार कब बन गया। उसके लेखन की वजह से वो एक जाना माना कलाकार बन गया। उसकी मदद से उसकी नाटक मंडली का नाम पूरे शहर में फैल गया। उसने नाटक मंडली में ही अपना करियर बनाने की ठानी। उसके नज़दीकी लोगों ने उसे बहुत कहा कि कोई अच्छी नौकरी कर लो, नाटक मंडली से तुम कुछ नहीं कमाओगे। लेकिन सबकी बातों से लड़कर अपनी कला के प्रेम के कारण उसने अपनी नाटक मंडली ही चुनी। साल बीतते गए, मंडली खूब चली, खूब नाम हुआ। वो खुश था। लेकिन एक साल पहले की बात थी। शहर में नए सिनेमा घर बने थे। नए सिनेमा घर जिसमें 3D, VFX, मल्टीप्लेक्स से प्रभावित होकर जो भी लोग उनकी मंडली की कला देखने आते, वो भी धीरे धीरे सिनेमा घरों में अपना मनोरंजन करवाने चले गए। और इसी के साथ ही धीरे धीरे कर कर एक एक व्यक्ति वो मंडली छोड़कर चला गया। पैसे भी आना बंद हो गए थे और मंडली को बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अभय के पास और कोई नौकरी भी नहीं थी। उसने अपने पूरे कॉलेज के साल इस मंडली को दे दिए थे। घर पर बूढ़े माता पिता भी थे। वो दुखी दुखी सा रहने लगा। सब लोग उसे ताना देने लगे। इसी के कारण ही उसे वो कविता अपने सपने में आती। अपनी कला और अपने प्रेम को यूं डूबते देखकर कॉफ़ी पीते पीते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना जीवन एक मंच के पर्दे के पीछे छिपता दिखाई देने लगा, जहां उसकी कविता की तरह उसके जीवन के पर्दे धीरे धीरे नीचे आ रहे हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, और अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।